दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए जीव विज्ञान का पार्ट 2। जीव विज्ञान का पार्ट 2। अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप उसे जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने जैव प्रक्रम से प्रारंभ किया है। जैव प्रक्रम के बारे में सबसे पहले हमने बताया है और उसके पश्चात हमने जैव प्रक्रम की जो प्रकार हैं, 4 प्रकारों के बारे में बताया है। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को विधिवत समझाया गया है। स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में बात की गई है। और इसके पश्चात में हम आज बात करेंगे मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया को। मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया को आज हम समझाएंगे। मनुष्य में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो स्पेशली 5 प्रकार से होती है। सबसे पहले अंतःग्रहण, फिर उसके बाद में पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर लास्ट में बाह्यक्षेपण। तो इस प्रक्रिया में जो मनुष्य में जो पोषण की प्रक्रिया होती है, न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, वहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेशली 5 चीज़ों बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इसमें अंतःग्रहण यानी मनुष्य के पोषण में सबसे पहले क्या काम होता है? अंतःग्रहण। अभी इसको हम डिफाइन करेंगे, फिर उसके पश्चात में हम अच्छी तरीके से इस टॉपिक में इस जो वीडियो में हम पाचन तंत्र को समझेंगे और उसके पश्चात में अवशोषण, स्वांगीकरण और बाह्य क्षेपण की प्रक्रिया को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में पोषण कितने प्रकार से होता है? तो मनुष्य में पोषण 5 प्रकार से होता है। पहले अंतःग्रहण और फिर उसके बाद में पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण और बाह्य क्षेपण। अब अंतःग्रहण होता क्या है, इसको आप ध्यान समझिए। अंतःग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य भोजन को अपने हाथों से अपने मुख तक लेकर जाता है, उसे हम अंतःग्रहण यानी भोजन को आपने। और भोजन 2 प्रकार से होता है, एक तो तरल होता है और एक जटिल होता है। तरल में हम जैसे जूस हो गया है और अन्य जो तरल पदार्थ होते हैं जिसमें उनको हम खाते हैं। और जो जटिल पदार्थ होते हैं वो उनमें हम जितने भी फल होते हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनको हम खाते हैं। तो अंतःग्रहण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन यानी तरल और जो जटिल भोजन को हम अपने मुख तक ले जाते हैं, उसे ही अंतःग्रहण कहते हैं। तो बिल्कुल इजी परिभाषा है, आप समझ गए होंगे। और इसको एक बार फिर से हम देख लेंगे। अंतःग्रहण की प्रक्रिया क्या है? यानी अपने हाथों के द्वारा, जब हम अपने हाथों के द्वारा सरल या जटिल पदार्थों को अपने मुख तक ले जाते हैं, यह प्रक्रिया अंतःग्रहण प्रक्रिया कहलाती है। इसमें अंतःग्रहण में क्या करना है? भोजन को मुख के अंदर ले जाना। भोजन को मुख के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण करते हैं। फिर दूसरा मेन क्या है? पाचन। तो मनुष्य में पोषण की जो दूसरी प्रक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है पाचन। और इस पाचन की प्रक्रिया के द्वारा ही मनुष्य का पोषण होता है। और ये जो कक्षा 10 की जीव विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाचन, जिसमें जो पाचन तंत्र के बारे में अभी हम बताएंगे। तो पाचन तंत्र होता क्या है, इसको हम अच्छी तरीके से भी बाद में डिफाइन, अभी हम शॉर्ट तरीके से समझ लेते हैं। पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य या जो भी जीव जंतु हैं भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करने के पश्चात में जो भोजन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उन पोषक तत्वों को रक्त में मिश्रित करके पूरे शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। तो बिल्कुल इजी है। पाचन की जो प्रोसेस है, पाचन की प्रक्रिया है, वह लगभग 5 क्षेत्रों से या 5 प्रोसेस से होकर गुजरती है। पहले क्या होता है? पहले जो पाचन होता है वो मुख में होता है। मुख में जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है तथा लार में, जिह्वा के द्वारा लार में मिश्रित जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है, उससे भोजन को सरल और अत्यधिक तरल बनाया जाता है, जिससे कि उसका पाचन अच्छी तरीके से हो सके। और उसके पश्चात में
जो भोजन है वो ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से हो करके वह आमाशय तक पहुंचता है। और आमाशय में पाचन की प्रक्रिया होती है, उसमें जो ट्रिप्सिन, रेनिन और ये एंजाइम होते हैं, इनके द्वारा भोजन का पाचन होता है। पहले भोजन छोटी आंत में उसका पाचन होता है, फिर बड़ी आंत में पाचन होता है, और अंत में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वह उत्सर्जन तंत्रों के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये पाचन की प्रक्रिया, इसको अभी विधिवत समझाएंगे हम। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है? अवशोषण वह प्रक्रिया है जो आपने भोजन किया और इस भोजन से जो भी पोषक तत्व प्राप्त हुए, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज पदार्थ जो भी उसमें मिला, इन सभी पदार्थों को रक्त में मिलाने की प्रक्रिया ही अवशोषण कहलाती है। दोस्तों, जो भी पोषक तत्व हुए, पोषक तत्व को रक्त में मिश्रित करने की जो प्रक्रिया है, रक्त में इन पोषक तत्वों को मिश्रित करने की जो प्रक्रिया है वह अवशोषण कहलाती है। स्वांगीकरण क्या होता है? जब रक्त में पोषक तत्व, जो आपने भोजन किया, भोजन से जो प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी पोषक तत्व प्राप्त हुए, उनको अवशोषण के माध्यम से रक्त में मिश्रित कर दिया गया। और उसके पश्चात में धमनियों के द्वारा जो हमारी नसें होती हैं, इन वाहिकाओं के द्वारा, धमनियों के द्वारा पूरे पूरे शरीर में इन पोषक तत्वों को पहुंचाने की प्रक्रिया, ऑक्सीजन को, और जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको पूरे शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया को ही स्वांगीकरण कहते हैं। लास्ट में क्या आता है? बाह्य क्षेपण। बाह्य क्षेपण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो बेकार के पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं, जिनका जो यूजलेस होते हैं, उन सभी को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही बाह्य क्षेपण कहलाती है। तो हमने पढ़ा इसमें पोषण के 5 प्रकार, पांचों प्रकारों को हमने सरल तरीके से डिफाइन कर दिया। आप इसको पढ़ सकते हैं। अंतःग्रहण की प्रक्रिया क्या? अंतःग्रहण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया कहलाती है इसमें हम भोजन को मुख के अंदर ले जाते हैं। पाचन की प्रक्रिया क्या है? तो पाचन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया कहलाती है जिसमें सबसे पहले मुख में पाचन होता है, फिर ग्रास नली में पाचन होता है, फिर छोटी आंत में पाचन होता है, फिर बड़ी आंत में पाचन होता है, और उसके पश्चात में पाचन की प्रक्रिया होती है। और पाचन की प्रक्रिया होने के बाद में क्या होता है? हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इन पोषक तत्वों को हम क्या करते हैं, यानी जो हमारा शरीर है वो जो रक्त में पोषक तत्व को मिलाने की प्रक्रिया को ही हम अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण क्या है? तो स्वांगीकरण से आशय धमनियों के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के माध्यम से उसमें खाद्य पदार्थ, पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया, और वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको शिराओं के माध्यम से हृदय तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही स्वांगीकरण कहलाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बाह्य क्षेपण क्या है? तो बाह्य क्षेपण से आशय है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट बेकार के पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को बाह्य क्षेपण कहा जाता है। तो आपने देखा मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया। अब इसके पश्चात में हम पाचन पढ़ लेंगे। मेन चीज़ पाचन। अब हमने इसको शॉर्ट में पढ़ लिया, पांचों प्रकारों को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पाचन के बारे में। पाचन की प्रक्रिया क्या है? तो पाचन की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि ये दोस्तों जो फिगर आप देख रहे हैं, पाचन तंत्र का फिगर, इस पाचन तंत्र में आपको देखने को मिलेगा सभी चीज़ें। अब यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले भोजन को कितने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, यानी भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, इस फिगर के माध्यम से आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पाचन होता है वो मुख गुहा में होता है, यानी पहला पाचन, यहाँ पर हम नंबर डाल रहे हैं, ये पहला पाचन यहाँ मुख गुहा में होगा। आप हेडिंग डालकर भी इसे लिख सकते हैं, और इसकी हेडिंग हम बता रहे हैं। नंबर वन पर आपको क्या लिखना है? नंबर वन पर आपको लिखना है मुख गुहा, मुख गुहा
ये सबसे पहला जो पाचन होगा वो मुख गुहा में होगा। दोस्तों, पाचन तंत्र में देखेंगे आप हेडिंग डालकर भी इसको लिख सकते हैं। हेडिंग कैसे डालना है ये हम आपको बता रहे हैं, आपको किस प्रकार से लिखना है। वहाँ पर एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं हेडिंग डालकर। पहली हेडिंग आप क्या डालेंगे? मुख गुहा में पाचन, ये पहले नंबर पर आपको डालना है। फिर दूसरा पाचन कहाँ पर होगा? दूसरा पाचन ग्रसिका में हुआ या ग्रास नली में होगा दूसरा पाचन। तीसरा पाचन कहाँ? आमाशय में। आमाशय के बाद में छोटी आंत, ये क्षुद्रांश को हम क्या कहते हैं? छोटी आंत। ये हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत। और ये जो बृहदांत है इसको हम कहेंगे बड़ी आंत, बड़ी आंत। तो ये हो जाएगी बड़ी आंत। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला पाचन कहाँ पर होगा दोस्तों? मुख गुहा में पाचन। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले, ये जो आहार नाल आपको दिख रही है, यहाँ से लेकर के ये आहार नाल, ये जो ये आपको दिख रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसके अतिरिक्त भी ये जो ये आहार नाल है, इसकी लंबाई, जो लंबाई होती है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई दोस्तों 8 से 10 मीटर तक होती है। 8 से 10 मीटर तक होती है आहार नाल की लंबाई। अब सबसे पहले पाचन कहाँ पर स्टार्ट हुआ? मुख गुहा में। मुख गुहा में पाचन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देखेंगे मुख गुहा जो ऊपरी तथा निचले जबड़े के मध्य में स्थित होता है। मुख गुहा कहाँ पर होता है? तो जो मुख गुहा होता है ऊपरी और निचले जबड़ा जो होता है उससे के बीच में स्थित होता है मुख गुहा। और यह जो इसके बाद में जो दो जबड़े होते हैं, इन जबड़ों में 16 दांत लगे होते हैं। यानी जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें 16 प्लस 16 यानी टोटल कितने? 32 दांत होते हैं। अब इन दांतों से क्या होता है? इसमें जिसमें जो दो जोड़ी कृंतक दांत होते हैं जो भोजन को कुतरने का काम करते हैं। जो सबसे आगे के दांत होते हैं उन्हें कृंतक कहते हैं, और ये क्या करते हैं? भोजन को कुतरने का काम करते हैं। फिर दो जोड़ी, सॉरी, जो कृंतक दांत होते हैं वो 4 जोड़ी होते हैं जो भोजन को कुतरने का काम करते हैं, और जो रदनक दांत होते हैं वो 2 जोड़ी होते हैं जो भोजन को चीरने या फाड़ने के काम में लाए जाते हैं। फिर अग्रचर्वणक होते हैं 2 जोड़ी, भोजन को चबाने या पीसने में काम में लाए जाते हैं। और जो चवर्णक दांत होते हैं वो 3 जोड़ी होते हैं, वो भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। तो इन दांतों के द्वारा क्या किया जाता है मुख में? इन दांतों के द्वारा भोजन को बहुत ही छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। और उसके पश्चात में हमारी जिह्वा के द्वारा क्या किया जाता है? इस भोजन में जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यानी जो लार ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों में टाइलिन नामक जो एंजाइम पाया जाता है, इस एंजाइम को क्या करते हैं? भोजन में मिला करके भोजन को अत्यधिक सरल और तरल बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो पाचन प्रारंभ होता है वो कहाँ प्रारंभ होता है दोस्तों? वो मुख में प्रारंभ होता है। पहला आप पहले हेडिंग में क्या डालोगे? अगर मनुष्य की पाचन तंत्र की व्याख्या कीजिए, इसको बताइए, तो उसमें आपको सबसे जो पहला पाचन है वो आपको बताना है मुख में। मुख में क्या बताओगे? कि मुख में दांतों के द्वारा सबसे पहले जो कार्य स्टार्ट होता है वो दांतों का स्टार्ट होता है। दांतों के द्वारा क्या किया जाता है? भोजन को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है जिससे कि भोजन बहुत ही सरल और बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। और उसके पश्चात में जिह्वा के द्वारा जो लार ग्रंथियां होती हैं जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इन ग्रंथियों के द्वारा यानी जिह्वा के द्वारा भोजन को जो टाइलिन नामक एंजाइम है इसमें मिश्रित किया जाता है। भोजन को अत्यंत सरल और तरल बनाया जाता है। दूसरा
जो प्रोसेस स्टार्ट होता है यानी मुख के बाद में आपको हेडिंग दूसरी डालनी है, गसिका या ग्रास नली। अब ग्रास नली में क्या होता है, इसमें भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। यह लंबी जो बलित नलिका होती है, यानी एक नलिका होती है बहुत ही जो लंबी होती है। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नलिका है और श्वास नली के नीचे स्थित होती है। ये भी देखना कि श्वास नली है वो अलग होती है और यह क्या होती है, श्वास नली के नीचे स्थित होती है। और यह जो हमारे यहाँ पर जो चेस्ट हैं यानी जो सीने हैं, इन सीनों से यानी चेस्ट से ये जो डायफ्राम होते हैं, इनके बीच से जो भेद कर उदर गुहा में स्थित यानी आमाशय में जाकर, ये जो आमाशय है इसमें जाकर खुलती हैं। दोस्तों पहला जो पाचन हुआ वो कहाँ पर हुआ, मुख में हुआ। और दूसरा पाचन ग्रास नली में हुआ, यानी ग्रास नली में जो सरल और तरल जो भोजन था उसको कहाँ से कहाँ तक, यानी मुख से ले करके कहाँ पहुँचाया गया, आमाशय में। तो अब भोजन पहुँच चुका है आमाशय में और आमाशय की बात करेंगे। आमाशय क्या है, तो आमाशय यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक जेड आकृति की समान जो संरचना नजर आ रही है, ये क्या है, आमाशय है दोस्तों। ये क्या है, ये जो आमाशय है इसे, अब यह जे आकार की थैलीनुमा रचना होती है। ये कैसी रचना होती है, जे आकार की होती है और ये थैलीनुमा रचना होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आमाशय की जो लंबाई होती है वो लंबाई होती है लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच इसकी लंबाई होती है। मेरे प्यारे मित्रों, जो आमाशय की लंबाई जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 7 से लेकर के 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो लंबाई की बात की जाए तो कितनी, 25 से 30 सेंटीमीटर आमाशय की लंबाई होती है और 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। इसका जो चौड़ा प्रारंभिक जो भाग होता है वो कार्डियाक यानी मध्य भाग, फांडिक और अंतिम जो सकरा भाग होता है उसको पायलोरिक भाग कहा जाता है। तो जो चौड़ा भाग होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कार्डियाक बोलेंगे। और जो मध्य भाग होता है उसको फांडिक बोलेंगे। जो अंतिम यानी जो सकरा भाग होता है, यानी जो ये वाला भाग होता है, इस भाग को हम क्या बोलेंगे, ये पाइलोरिक बोलेंगे। अगर आप इसे नहीं बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि तीसरे नंबर पर आपको आमाशय हेडिंग डालनी है और इसमें आपको बताना है कि आमाशय की जो संरचना होती है वो जे आकार की होती है, थैलीनुमा रचना होती है। और इसकी लंबाई आप बता दोगे 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई बता दोगे 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होती है। अब इसके बाद में क्या बताना है कि आमाशय की जो जठर ग्रंथियां हैं, ये आप देखेंगे, ये जो जठर ग्रंथियां हैं उन जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। क्या होता है, यानी आमाशय की जो जठर ग्रंथियां हैं, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन जठर ग्रंथियों में जो जठर रस है वो स्रावित होता है। तो तीसरा पाचन दोस्तों कहाँ पर हुआ, आमाशय में। चौथा पाचन हमारा स्टार्ट होगा कहाँ पर, छोटी आंत में। कहाँ पर, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में कैसे, यह जो छोटी आंत होती है यह ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है। जो ग्रहणी है हमारी, ये ग्रहणी है, ठीक है, यहाँ से क्या, इसके नीचे पार्ट का ये जो है, ये सब पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाएगा, यानी यहाँ पर जो क्षुद्रांत लिखा हुआ ये क्या है, इसका मतलब है छोटी आंत। यह ग्रहणी के निचले भाग में से प्रारंभ होती है। यह नली सबसे अधिक लंबी होती है। यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे छोटी छोटी ये जो है ये नलिकाएं हैं और ये छोटी आंत कहलाती हैं। ये बहुत ही लंबाई में बहुत ही ज़्यादा अधिक बड़ी होती हैं और अतः यह क्या है, कुंडलित अवस्था में उदर गुहा में स्थित होती है। यानी कुंडली अवस्था, मोड़दार यानी वलयदार, मोड़दार, ऐसे 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 करके आप देख रहे हैं ये जो संरचना मिल रही है, ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये है छोटी आंत। ये इतनी लंबी होती है इसीलिए क्या होती है, ये कुंडलित अवस्था में उदर गुहा में स्थित रहती है। इसके जो चारों ओर ये आप देख रहे हैं, दोस्तों, ये देख रहे हैं इधर, ये वाली संरचना आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये बड़ी आंत है। ये क्या है, ये जो बृहदंत है, ये बृहदंत जो ये बताया गया ये क्या है, ये बड़ी आंत है। तो अगर बृहदंत आप नहीं कह पाते हैं तो आपको क्या करना है, बड़ी आंत बोलना है।
तो छोटी आंत में क्या हुआ या आपको पता चल गया, या जो है कैसी कुंडली नुमा बनी होती है। इसके चारों ओर बड़ी आंत होती है और क्षुद्रांत की जो भित्ति में आंतरिक ग्रंथियां होती है जिससे पाचक आंतरिक रस निकलता है। इसकी भित्ति में अनेक छोटे छोटे जो अंगुली के आकार के रसांकुर होते हैं। तो इसको हम केवल सिंपल भाषा में छोटी आंत पढ़ लेंगे और छोटी आंत में बता देंगे जो यह सबसे जो छोटी आंत यह ग्रहणी के सबसे निचले भाग से प्रारंभ होती है। यह नली जो इसकी नली है वो क्या सबसे अधिक लंबी होती है और कुंडलित अवस्था में हमारे उदर गुहा में स्थित होती है। इसके बाद में हम किसको पढ़ लेंगे, इसके बाद पढ़ लेंगे हम पाचन यानी बड़ी आंत को। अब बड़ी आंत को पढ़ेंगे, इसमें क्या देखना है, बड़ी आंत यानी बृहदांत यह अधिक चौड़ी होती है। देखेंगे इसकी चौड़ाई छोटी आंत की अपेक्षा बड़ी है। छोटी आंत की अपेक्षा देखेंगे ये काफ़ी बड़ी है। तो यह अधिक चौड़ी होती है। छोटी आंत से इसकी जो लंबाई होती है, या देखेंगे इसकी लंबाई छोटी आंत की बहुत ज़्यादा है, ऐसे ऐसे बनी होती है संरचना, लेकिन इसकी लंबाई केवल बड़ी आंत की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। यानी ये जो है ये आपको संरचना दिख रही है, ये क्या है, ये है बड़ी आंत। अब क्या होता है, जो छोटी आंत एक छोटे से थैले जैसे भाग में जाकर खुलती है। जिसका एक सिरा होता है 7 से 10 सेंटीमीटर सकरा होता है। सक्रिय व बंद नली के रूप में एक ओर निकलता है। इसे कृमि रूप से परिशेषिका कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो थैले की दूसरी ओर लगभग 3 इंच चौड़ी नली कोलन निकलती है, जो निकलने के बाद एक और गुहा के ऊपर से उठती है, बाद में समांतर होकर नीचे गिरती है तथा अंत में मलाशय में जाकर खुलती है। तो यहाँ पर देखेंगे इस भाग को बताया गया है कि ये जो बड़ी आंत है वो यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के और उसके बाद में मलाशय में जाकर, जिसको ये गुदा द्वारा लिखा, यहाँ से जाकर ये खुलती है यहाँ पर। अब उसके बाद में ये लास्ट वाला मलाशय या फिर गुदा। तो ये गुदा द्वार क्या होता है, यहाँ से मलाशय या अंतिम भाग जो छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है, या कैसा देखिए आप छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है। इसे बाहर खुलने वाले छिद्र को हम क्या कहते हैं, इसको हम गुदा द्वार कहते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया। सबसे पहले आप पाचन, जब मनुष्य में पाचन तंत्र आएगा तो उसमें सबसे पहले पाचन आप मुख गुहा में बताओगे, जहाँ पर दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। और उसके पश्चात जो पाचन होता है वो ग्रास नलिका में होता है, जो कि भोजन को सरल और तरल जो भोजन बना है उस भोजन को ले जाकर के आमाशय तक पहुँचाती थी। आमाशय जो जे आकार की एक आकृति होती है और जिसकी हमने बता दी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। और उसके पश्चात में भोजन का पाचन छोटी आंत में और उसके बाद में बड़ी आंत में इसका पाचन होता है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं उन एंजाइमों को हम पढ़ लेंगे। कौन कौन से एंजाइम, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से। ये जो मुख गुहा है यहाँ पर कौन से एंजाइम होते हैं और कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो देखेंगे इसमें कौन से एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने के काम में आते हैं। तो सबसे पहले मुख गुहा में देखते हैं। मुख गुहा में क्या है कि मुख गुहा में स्टार्च पर जो स्टार्च होता है उसमें टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम लार ग्रंथियों में पाया जाता है, तो एक एंजाइम हो गया जिसका नाम है टाइलिन। तो ये टाइलिन नामक एंजाइम, टाइलिन, तो टाइलिन नामक एंजाइम जो पाया जाता है वो लार ग्रंथियों में पाया जाता है, या इसको हम इमाइलेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमाइलेज। एंजाइम जो कार्य करता है वह स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर देता है। मनुष्य की लार ग्रंथियों में उपस्थित जो लाइजोजाइम नामक एंजाइम बैक्टीरिया को नष्ट करता है। एक और एंजाइम होता है लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। तो जो लाइजोजाइम होता है ये एंजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मारता है।
अब क्या होता है, फिर भोजन ये टैलिन नामक एक एंजाइम हो गया। और उसके पश्चात में हम देखेंगे हम आते हैं आमाशय में। तो आमाशय में भोजन जो ग्रास नली से होकर आमाशय में प्रवेश कर आमाशय में प्रोटीन व वसा का पाचन प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। किसका पाचन होता है? आमाशय में केवल जो पाचन होता है वो होता है प्रोटीन का, याद रखेंगे दोस्तों, और वसा का। तो जो आमाशय है, आमाशय में आमाशय पाचन देखेंगे तो आमाशय में किस किस चीज़ का पाचन होता है? तो आमाशय में जो पाचन होता है वो होता है प्रोटीन का और वसा। प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसमें नहीं होता है। आमाशयी रस जो होता है एवं HCl भोजन को जीवाणु रहित एवं अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। यहाँ पर क्या होता है? जो अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाता है, इसमें क्या जो प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन होता है और वसा होता है। तो प्रोटीन एक पदार्थ होता है, एक जो एंजाइम होता है उसका नाम है पेप्सिन, याद रखना, पेप्सिन। तो जो पेप्सिन होता है ये क्या करता है? ये पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है। जो प्रोटीन का पाचन करता है वो पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है करता है। और जो वसा का जो पाचन करता है, वसा का जो पाचन करता है वो हमारा करता है इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज। जो गैस्ट्रिक वसा का पाचन जो करता है वो गैस्ट्रिक लाइपेज करता है। और यहाँ पर एक एंजाइम और पाया जाता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन क्या करता है? एक एंजाइम पाया जाता है रेनिन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित करता है। रेनिन नामक एंजाइम जो होता है दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह क्या करता है? आंशिक पचित भोजन को कायम बोला जाता है इस आंशिक पचित भोजन को। तो अगर हम बात करेंगे इसमें आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम आए। पहला, यहाँ पर प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। जो रेनिन होता है वो क्या करता है? दूध जो होता है उसको दही में परिवर्तित कर देता है। और जो वसा होती है उसको गैस्ट्रिक जो लाइपेज नामक पदार्थ होता है वो क्या करता है? वो वसा का जो पोषण करता है। और इसके पश्चात में जो दुग्ध होती है, यानी जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो अवशोषण करता है, जो प्रोटीन को का पाचन करता है वो रेनिन करता है, रेनिन। तो 3 प्रकार के देखेंगे, 3 प्रकार के एंजाइम हो गए। पहला जो एंजाइम हुआ वह पेप्सिन हुआ, दूसरा रेनिन हुआ और जो तीसरा हुआ लाइपेज। तो 3 एंजाइम पाए गए आमाशय में। आमाशय में कितने एंजाइम हो गए हैं? तो एक हो गया पेप्सिन, पहला हो गया पेप्सिन, दूसरा दूसरा हो गया, पहला पेप्सिन हो गया, फिर रेनिन, तीसरा लाइपेज, तो 3 प्रकार के एंजाइम हो गए, पेप्सिन पेप्सिन रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन प्रोटीन, रेनिन रेनिन भी क्या करता है? प्रोटीन का ही पाचन करता है, लेकिन कौन सी प्रोटीन? जो दुग्ध में मिश्रित होती है, दुग्ध में जो मिश्रित होती है उस दूध को क्या बना देता है? दही में परिवर्तित करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। तो हमने देखा कि आमाशय में किस चीज़ का पाचन हुआ? जो
प्रोटीन का और वसा का पाचन हुआ। और इसमें अब हम क्या करेंगे, भोजन को, अब भोजन कहाँ पहुँचता है, अब भोजन पहुँचता है क्षुद्रांश में या छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ पर छोटी आंत में, जो छोटी आंत में जो पित्त या अग्न्याशयी जो रस होता है वो, या उसे, ये रस क्या करता है, ये आंत के पीएच मान को क्षारी करता है। जो पीएच जो मान होता है उसको क्या बना देता है, क्षारी बना देता है। कौन सा, यानी अग्न्याशयी जो रस होता है। और इसके पश्चात में, इसके पश्चात में जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में तो ये दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रहे, जो एंजाइम रहे, जिनमें आपको याद रखना है, जो मुख्य याद रखना है वो टाइलिन नामक एंजाइम याद रखना है, पेप्सिन को याद रखना है, रेनिन को याद रखना है, लाइपेज को याद रखना है। इन जो एंजाइम हैं इनको आपको याद रखना है। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पर क्लोज करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। और आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, जिससे कि हम उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।